बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुनिया की तारीख का पहला मेहनत कश वज़ीर आज़म जो वजारत उज़्मा के मनसब पर फायज होने के साथ साथ बैरून मुल्क मुलाजमत भी करता रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक साल पहले तक किस मुल्क की किस कंपनी में कितने हजार दिरहम की नौकरी भी कर रहे थे, उनकी तमाम डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि JIT की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आने पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी सियासी जिंदगी के नाजुक तरीन मोड़ पर आन खड़े हुए। इस्तीफे का मुतालिबा करने वालों की फहरिस्त में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई। दूसरी जानिब अहम हुकूमती वजीरों ने JIT रिपोर्ट को न सिर्फ गैर इखलाकी खामियों से भरपूर बल्कि पकौड़े बेचने वाले कागज भी करार दे दिया। सवाल सबसे अहम यह है कि वजीर आजम के पास अब इस्तीफे के अलावा कौन सा ऑप्शन बाकी है। अब हुकूमती लाहे अमल क्या हो सकता है। पीर से शुरू होने वाली समातें क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए अपनी बेटी मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। डार साहब से भी मुताल्लिक बात करेंगे। इसाक डार ने एक बार फिर से इमरान खान को शौकत खानम के लिए दिए गए फंड्स के ताने दे दिए। 40 मिनट तक सदकात, खैरात और ज़कात का एक एक पैसा ना सिर्फ गिनवाया बल्कि जताते भी रहे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इमरान खान से मुताल्लिक बात करेंगे। उन्होंने इस्तीफों के मुतालबे की फहरिस्त को लंबा कर दिया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही नहीं, शहबाज शरीफ, इसाक डार, अयाज सादिक और नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद के इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया गया। इसके साथ साथ जिस नैब को शरीफ खानदान एक डिक्टेटर की पैदावार करार देता रहा, वही नैब गुज़िश्ता 17 सालों से किस तरह से शरीफ खानदान की खिदमत गुजारी में मसरूफ अमल रहा, निहायत अहम डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म से मुताल्लिक तो बात करेंगे आमिर साहब, लेकिन जो इस वक्त मंजरनामा बनता चला जा रहा है, आज भी हुकूमती वज़ीर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, JIT रिपोर्ट को मुस्तरद किया और कहा गया मुकाबला किया जाए। क्या लग रहा है आपको, हालात किस ओर जाते हुए आप देख रहे हैं? हालात इस ओर पे जा रहे हैं कि मैं इसको कहूँगा ये पैनामा सीज़न 3 है। पैनामा सीज़न 1 था जब ये सारी प्रोसीडिंग्स पैनामा का केस शुरू हुआ। उसके बाद JIT के बाद की तो हमने इस प्रोग्राम में हमने ही टाइटल दिया था कि जी पैनामा 2 हो गया है। अब ये दोबारा अदालत के पास आ गया तो ये पैनामा 3 है। पर क्या कहें कि इसको जितना पढ़ता जा शर्माता जा वाली बात है और रोता जा, पढ़ता जा शर्माता जा रोता जा। जितना जितना पढ़ता है और वाकई शर्म आती है, तकलीफ होती है कि हम कैसे मुल्क में पे आया हुआ है स्कैंडल, उनको तो नहीं आती, उनको नहीं आती। मैं कहता हूँ यही डिलेमा है कि हम एज अ सोसाइटी, मुआशरा किधर जा रहा है कि 36 साल से ये लोग हुकूमत में हैं और ये सबके सामने हो रहा है। और कोई ऐसा वो फिल्म निकाल ले, एक ब्लॉकबस्टर थ्रिलर जो है कि इसके अंदर सारी ही चीज़ें एलिमेंट है। वो होता है ना सारा कुछ थोड़ा सा ड्रामा डाल दे, विलन डाल दे, गाना डाल दे, थोड़ा क्रिस्पी डाल दे। आपसे हम तफसील से बात का फिल्म का जिक्र किया ना, मैं आपको तो फिल्म का आपकी तरह मैं भी क्रेजी हूँ। एक इंडियन फिल्म है, उसका नाम है ब्लफ मास्टर। उसमें नाना पाटेकर भी हैं और उसमें अभिषेक बच्चन भी है और भी बड़े एक्टर हैं, मेरे पसंदीदा हैं बहुत सारे। वो हर पाकिस्तानी को देखनी चाहिए कि ब्लफ मास्टर के ब्लफ होता क्या है, और फिर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो आपको समझ आती है कि लफ्ज़ ये ब्लफ है, वो अगर आपने सम अप करना हो ना इस रिपोर्ट को तो एक लाइन काफ़ी। आमिर साहब, ब्लफ के एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता, दूसरे का तीसरे से नहीं मिलता। अगर सारे पूरी की पूरी फैमिली के बयान पढ़ जाएं तो आप पागल हो जाएं कि इनमें से कौन क्या बता रहे, कौन सच बोल रहे और कौन किसको कंट्राडिक्शन का शिकार कर रहे, आप नहीं समझ सकते। सो ब्लफ मास्टर वाला जो एक टाइटल है मेरा ख्याल वो जरूरी है, वो बड़ा ज़रूरी है। मगर उसके बावजूद भी कि अभी भी किसी और ज़रा सी भी कोई बुनियादी डिसेंसी भी किसी सिविलाइज्ड माशरे में हो तो लोग कब के रिज़ाइन कर करा के घर चले जाएं। हम पढ़ते रहते हैं तारीख में कि यूब खान के खिलाफ 4 नारे लगे थे तो घर चला गया। जो है इनको जो है ना कोई शर्म नहीं आ रही, कोई रिज़ाइन नहीं कर रहे। और मैं तो देखता हूँ ये जो बेचारे कल भी 4 वजीर जो आए हुए थे उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी ये रिपोर्ट। जो ये पलंदा जो है नहीं पढ़ा हुआ था, बगैर पढ़े। दो तबके हैं, दो तबके हैं। एक तो है जिन्होंने पढ़े ही नहीं, उन्होंने डिसाइड किया हुआ बगैर पढ़े भी जो ना अंधी बस तौर पे ना डिफेंड करते जाना है। दूसरा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो तबका है जिन्होंने इस तरह जिनके साथ से भी 500-500 हजार गुना इनके साथ साथ ही बढ़े हैं, जिन पे JIT जिनकी बनी है, जिनको पता है कि इनकी बारी के बाद हमारी बारी आनी है,
तो वो डिफेंड करते नजर आ रहे हैं। मगर फिर भी हर पार्टी में, हर तबके में कुछ लोग ज़रूर होते हैं, मैं ये सोचता हूँ, इतने लोग बैठे होते हैं, 2-4 तो होते हैं जो कहेंगे मियाँ साहब बस खुदा का खौफ करें, जाएं घर, बस जाएं। कोई 1-2 बंदा तो होना चाहिए। अभी तक शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जनाब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया ये वो, मगर मुझे अभी तक एक आवाज़ नहीं पार्टी के अंदर सुनाई दी इनकी अपनी पार्टी में से जो कहे कि बस जनाब खुदा का वास्ता है बस करें। मुझे शर्म अपने आप पे भी आती है एज सहाफ़ी कि ये सारी चीज़ें हम सहाफ़ी करते रहे हैं, मगर जो JIT ने 2 महीने में क्रेडिट देना पड़ता है, जो मर्जी नाम लेने के पीछे, वो तो नाम नहीं लेते, हम ले देते हैं, ISI थी, MI थी, मगर ये एक तफ्तीश थी और लीगली तफ्तीश हो रही थी। 2 महीने में जो उन्होंने काम कर दिया है वो हम सहाफ़ी नहीं अपनी जॉब कर पाए इस तरीके से जो कि दे के आए। अंदाज़ा सबको था, मगर 36 साल से 3 दफ़ा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। आज हमें पता चल रहा है उनके मतलब बुनियादी बातें कि जनाब ये जिसकी तफसील अभी बताएंगे कि दुबई के अंदर अकामे वाली बात ही जो है तो वो है। मुझे उन वकीलों में भी क्लास साहब शर्म आती है कि जो कि जिनका बुनियादी काम इंसाफ को के तकाजे पूरे करना है, कि इस तरह के केसेस जो हैं वो लड़ते हैं और कतरी लेटर और क्या 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 कुछ नहीं है और क्या ये पलंदा नहीं है, मगर इसके अंदर तफसील तो उन्होंने बड़ी ज़्यादा है। मगर 4 चीज़ें जो है ना जो कि उनका मास्टरपीस है JIT का, कि उन्होंने जो 4 चीज़ें, वैसे तो पूरा एक पैटर्न निकाला है 1980 से लेके अब तक का 36 साल 37 साल का पूरा पैटर्न निकाला कि जब ये पावर में रहे तो किस तरह इनकी मल्टीप्लाई होती रही। मगर 4 जो डॉक्यूमेंट्स वो निकाल के लाए हैं ना, उनमें से हर एक डॉक्यूमेंट पे मेरे ज़ाती ख्याल में केस को जिस तरह हम फॉलो करते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई होने से बच नहीं सकते हैं। वो चारों आज सारा दिन तफसील होती है। चलिए वो चारों भी हम जरा शेयर करते हैं, जरा क्लास साहब से चारों मेरा उसके लास्ट वाले पे क्लास साहब खास तौर पे रोशनी डाल सकेंगे। पहला तो ऑफ कोर्स जो है BVI की जो कंफर्मेशन आ गई है, जो इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि मरियम बीबी का ये जनाब ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है, ये जो था कि जनाब ये कंपनियां जो हैं जो बनाई गई थी नेस्कॉल और नीलसन जिनके नाम पे फ्लैट्स हैं, ये बुनियादी तौर पे ये इनका ये कहना था कि ये हुसैन नवाज की हैं और मरियम जो है सिर्फ ट्रस्टी हैं। ये सारी लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई ये थी, तो उन्होंने वो कागज़ मंगवा लिया जिसमें कि BVI कंपनी जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं जो चेक करती हैं, उन्होंने लिख के दे दिया कि नहीं जनाब इसकी मालकिन यही थी और बेनिफिशियल ओनर, जिसका मतलब है कि उससे बेनिफिट लेना, उससे माली फवायद लेना, वो असल मालकिन यही थी। तो ये तो एक झूठे साबित हो गए और ये बिल्कुल इन राइटिंग पेपर में आ गया है। दूसरा ऑफ कोर्स कल भी सारे जिक्र होता रहा कि गल्फ स्टील के हवाले से दोबारा रिपीट कर देते हैं कि वो जो सारी कतरी खत की इमारत थी कि पैसा दुबई से निकला था, तो वो भी कागज़ आ गए हैं। दुबई की हुकूमत ने, दुबई की अब जितनी मर्जी उस पर भी साजिश डाल लें कि इंटरनेशनल साजिश थी, इनके बड़े दोस्त हैं वो, मगर उन्होंने ये इन राइटिंग दे दिया है कि जनाब वो सेल्स की जो गल्फ स्टील की डील थी जो बेचे गए थे 12,000 दिरहम, जो इनके मुताबिक, जिससे कि ये सारी जाग लगी और सीड उस सीड मनी से सारे पैसे कमाए गए। उन्होंने कहा जनाब इस सेल डीड की हमारे पास ना कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये कतरियों को दिए गए थे। ये सबूत भी नहीं है कि यहाँ से मशीनरी स्क्रैप की उसकी जो कंपनी थी वो यहाँ से जद्दा गई। तो वो एक कंफर्मेशन आ गई है, ये भी इन राइटिंग आ गया। ठीक है, बाकी के जो आपके 2 पॉइंट्स है वो आमिर साहब हम ब्रेक से वापस आके बताएंगे। बिल्कुल जो मरियम साहबा से मुताल्लिक आपने बात की है, इससे मुताल्लिक में हम बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे कि क्या वज़ीर-ए-आज़म ने खुद को बचाते हुए मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया है। और जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि ये पैनामा 3 शुरू हो चुका है, मगर हुकूमती वजीर इसे धरना 3 ही क्यों करार दे रहे हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वो खुसूसन 4 पॉइंट जिनको आप मास्टरपीस करार दे रहे थे, 2 आप बता चुके, तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट इसका ये था कि ये जो फ्लैट्स की जो 2 कंपनियां थी नीलसन और नेस्कॉल, इसका ये जो कहा जा रहा था कि ये इसके असल जो मालिक हैं वो हुसैन नवाज हैं, मरियम बीबी नहीं हैं। और वो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि बाकी दोनों बेटे क्योंकि बाहर थे, तो उनका ख्याल था क्योंकि मरियम यहाँ पे हैं
और उनके हस्बैंड जो हैं कैप्टन सफदर साहब ने असासों में इस कंपनी का जिक्र नहीं किया था। ना सिर्फ कि एक उनकी इससे मेंबरशिप खतरे में आ जाती है, दूसरा क्योंकि वो यहाँ पे हैं और क्योंकि उन्होंने फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी शायद बनना था, पीएमएलएन की प्राइम मिनिस्टर की जानशीन बनाई जा रही थी उनको, तो इसलिए उनको स्कैंडल से दूर रखने के लिए कहा जा रहा था कि वो सिर्फ ट्रस्टी हैं। तो वो जो खत पेश किया गया था जिसमें ये कहा था कि वो वैसे ही नाम की हैं, ट्रस्टी हैं, तो वो उन्होंने लंदन से फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा ली है JIT ने, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि वो जाली है। अब उस रिपोर्ट के ऊपर 4 बंदों के साइन हुए हैं, जिन्होंने एक हुसैन नवाज के, हसन नवाज के, कैप्टन सफदर के और मरियम बीबी के, ये डॉक्यूमेंट्स चारों ने साइन करके जो है सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म है जिसकी सजा जेल भी हो सकती है। जाली पेश की गई है और वो पकड़ी किस बात से गई है कि जिस रस्मुल खत में फॉन्ट में वो दी गई है 2006 का लिख के, वो रस्मुल खत फॉन्ट जो है वो आया ही 2007 में था। उनका बाकी तो हम बाद में बताएंगे, मगर ये जिस फॉन्ट में रस्मुल खत में है, इसकी जो है पब्लिकली ये जो है ना, इसकी कमर्शियली जो है रस्मुल खत 2007 में किया गया था। फाइनली मेरा उस पर सबसे मेरे से ज्यादा बेहतर रोशनी जो है ना चौथे पॉइंट पे क्लासरा साहब डाल सकेंगे। मुझे तो वैसे ही शर्म आ जाती है कि दुनिया में कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। वो एक उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश कर दी हुई है कि वो दुबई के अंदर जबल अली का उनका जो इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर FZD एक कंपनी थी, उसके वो चेयरमैन थे और वहाँ से 10,000 रुपये तनख्वाह पे वो काम करते थे। और जो मैं नहीं बयान कर सकता, ये क्लास साहब भी करेंगे, रिपोर्ट पढ़ने के बाद उकामा लिया हुआ था, जिसका मतलब है वर्किंग परमिट जो है वहां पे काम करने का 2015 तक था। याद रहे कि याद करा दें, ये 2013 में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये 2 नौकरियां कर रहे थे, एक दुबई से कामा लेके वहां से तनख्वाह ले रहे थे और एक प्राइम मिनिस्टर क्लासा कोई और प्राइम मिनिस्टर है तो मुझे बता दो दुनिया में। वैसे एक बात लाइटर नोट में, आपने जब से पूरी रिपोर्ट पढ़ी है गम में डूबे हुए हैं। नहीं, गम एक बात सच है, ऐसा पाकिस्तानी शर्म आती है, पाकिस्तानी शर्म आती है कि हम ये क्रिकेट के लड़कों पे जब ये धोखा करते हैं या दाएं बाएं किसी को क्यों इल्जाम देते हैं, या ऊपर से प्राइम मिनिस्टर जब ये काम कर रहे हो तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं इस पे आता हूँ, ये नवाज शरीफ साहब वाला, मतलब बहुत सारी वो कहते शॉकिंग न्यूज़ होती हैं। इस तरह की शॉकिंग न्यूज़ जो है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वर्क परमिट लेके दुबई में ये मुलाजमत कर रहे थे और 1 साल पहले की बात, और 1 साल पहले तक, और वज़ीर आज़म बनने के 2 साल तक करते रहे 2015 तक का कंट्रैक्ट है, कंट्रैक्ट की कापी उन्होंने लगाई है, मुलाजमत का इनका जो वो है कंट्रैक्ट है उसको डिनाई नहीं कर सकते, उसकी साथ उन्होंने लगाई हुई है, उसका एनेक्चर इस रिपोर्ट में मौजूद है। मैं इस पे आता हूँ, उससे थोड़ा सा पहले आमिर साहब अभी बता रहे थे ना उसके मरियम नवाज साहबा का वो जो लंदन की प्रॉपर्टी, सबसे इंटरेस्टिंग जवाब जो दिया है ना इस रिपोर्ट में, जो पढ़ने वाला है, जो मजे का है, एंजॉय करने के लिए, किसी पे तनकीद हम नहीं कर रहे, वो कैप्टन सफदर साहब, उन पर किसी ने गौर ही नहीं फरमाया कि उनसे क्या सवाल जवाब हुए हैं और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं मतलब एक आध कोई उसमें टोटा सुना देता हूँ आपको, बाकी चीजें बाद में ले आएंगे किसी वक्त। उसमें उन्होंने पूछा कि जनाब ये जो लंदन के फ्लाइट से JIT ने पूछा आपको कोई पता है इनके बारे में, कब है? पूरे जहां को पता है, मतलब उसे कलसूम नवाज साहबा ने इंटरव्यू दे दिया कि जनाब गार्जियन वाला 2000 में कि हमारे हैं। अच्छा, हसन हुसैन ने भी उनकी मलकियत मान लीजिए कि हमारे थे, वो चौधरी निसार अली खान साहब ने भी कहा, सदीकुल अल फरूक ने भी कहा, और भी हर बंदे ने कहा जी ये वही थे। तो कैप्टन साहब ने कहा जी कौन से फ्लाइट, कब की बात है? तो रटा यही लगाया गया था कि आपने यही कहना है। कब की बात है, कौन से फ्लैट, वाकई कोई है इस तरह के? सर आप कोई थोड़ा सा, उन्होंने कहा होगा थोड़ी सी कोई थोड़ी सी हमारे पर रियायत करें, कुछ जाने दें। कहते हाँ मैं 2007-8 में गया था, तो मुझे उस वक्त हम रहे थे वहां पे जाके, तो वहां पे हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, यस एक दफा मैं रहा था, तो मैं गया था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि हमने लिए, यस आप ठीक आप लोग कह रहे हैं। इतना बड़ा मेमोरी लैब, जो मैं कहता हूँ हम गजनी बन गए सारे, हमें उन्होंने गजनी समझ लिया है कि गजनी बैठी हुई है, इनको कुछ चीजें। उसका फर्दर ये कि उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जनाब जो आपको ये फ्लैट नहीं याद आ रहे, ये जो ट्रस्ट डीड जिसका मैंने जिक्र किया, आपने तो उसके ऊपर एज अ विटनेस साइन किया, उसका भी मुकर गए वो, उसका भी कहा अच्छा है किए हैं, मैंने दिखाए जरा, हाँ किए होंगे मैंने। तो सबसे खूबसूरत जो उसमें टेस्टिफाई किया है ना, वो कैप्टन वो सफदर साहब का है। तो उन्होंने बिल्कुल टोटल पूरी दुनिया को पता है, अगर नहीं पता था तो बेचारे, अच्छा ये भी मुमकिन है वो कैप्टन साहब ठीक कह रहे हूँ
कि बहुत बड़ा फैमिली सीक्रेट था जो उनके साथ शेयर नहीं किया गया। यूजुअली पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, उन्हें ना समझ आई। यूजुअली बात फैमिली जो होती है ना, द फैमिली, तो वो बड़ी वो केयरफुल होती हैं कि वो अपने इवन आप दामाद को भी ना डिटेल दें, कल को जदाद में हिस्सा मांगने ना आ जाए ना। यू नेवर नो मतलब वो कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज भी हैं आपकी, हमें बताएं। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपनी जदाद जो है ना, बहुत सारी जदाद अपने दामादों से छुपा के रखते हैं कि इनको ना पता चले। खैर हैविंग सेड ऑल दिस, अब मैं आता हूँ जरा इस पे, ये जो बात है आमिर ने जो बात की है, दो चार चीजें बड़ी जरूरी है। इससे पहले हम नवाज शरीफ पे जाएं, इस सारी जो बुनियाद थी ना इनके केस की, वो गल्फ स्टील मिल पे थी कि वहाँ पे जी गल्फ स्टील मिल हमने लगाई और गल्फ स्टील मिल से हमारे पास पैसा निकला, वहाँ से हमें वहाँ पे हमारी सेटलमेंट हुई, 12 लाख के 12 ये मिलियन दरम जो थे वो हमें मिले। जितना खूबसूरत पोस्टमार्टम जेएटी ने उसका गल्फ स्टील मिल का किया, सबसे ज्यादा टाइम भी उन्होंने उस पर लगाया है, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी लगाए हैं, सबसे ज्यादा एनालाइज भी किया है, सबसे ज्यादा इंटरव्यूज भी किए हैं। एक एक बंदे से 10-10 दफा उन्होंने उसी बार में पूछा। रीजन कि ये बुनियाद थी, अगर ये बुनियाद इनकी सच्ची साबित हो जाती गल्फ स्टील मिल्स की, तो ये शायद आगे तक जानने की जरूरत उनको पेश नहीं आती। और उसमें ऐसी ऐसी गलत बयानें सामने आई हैं। उसमें शहबाज शरीफ साहब का बयान पढ़ के देख ले, वो कुछ और कह रहे हैं। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं तो मुझे पता नहीं, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं तो मेरे ये दस्तखत नहीं है। उसके बाद उनको 2.5 घंटे लगे हैं जेएटी को मनवाने में मियां साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, कि मोहम्मद हुसैन साहब आपके खालू हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं थे। वो आगे माने 2.5 घंटे बाद जाने से पहले 2.5 घंटे बाद उनको ख्याल आया मियां नवाज शरीफ साहब, ओह अच्छा तो तुम मोहम्मद हुसैन की गल कर रहे हो, वो मेरे खालू सन। आफ्टर 2.5 मुझे रोना आ रहा था पढ़ के, मगर वो कई कह रहे दरमियान में हंसी भी आती थी। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इसको किस हम सीरियसनेस के साथ लोगों को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और ये जब लिख दिया गया है जेएटी में, ये वेदर ये सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती, दैट्स अनदर स्टोरी, कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट के आगे चीजें बताई वो झूठ बोले हैं, उन्होंने गलत बयानियां की हैं। इससे बड़ा मुझे बताएं बिल क्लिंटन का क्या ट्रायल हो रहा था, पर्जरी थी ना, झूठ बोलने पे हो रहा था। अगर पाकिस्तान का वजीर और अभी आसमा जहांगीर साहबा को मैं ढूंढ रहा हूँ, आजकल वो बयान दें, पहले भी दिया था उन्होंने, वो पता है वो पाकिस्तानी लिबरल की वो है, वो चैंपियन है अल्लाह के फजल से, जो उन्होंने फरमाया था क्या हुआ अगर वजीर आजम ने झूठ बोल दिया। सारे झूठ बोलते हैं, सारे झूठ बोलते हैं। वो आसमा जहांगीर की दोबारा जरूरत पड़ने वाली है वैसे उन्हें मेरा ख्याल है दोबारा पाकिस्तानी कौम को समझाना पड़ेगा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया है तो कोई बड़ी खबर नहीं है, ये इट्स ए बिजनेस एज यूजुअल। मतलब है हमारी साइकी में ये बिठा दिया गया है कि हम झूठे लोग हैं, हम झूठ बोलते हैं, एज ए सोसाइटी झूठ बोलते हैं, और इसको इतना सीरियस ऑफेंस नहीं लेना चाहिए। आप वैसे तो ना लें भाई, पार्लियामेंट की औकात नहीं रही, वहां आप झूठ बोल रहे हैं, आप टीवी पे झूठ बोल रहे हैं, कौम से झूठ बोल रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी आप झूठ बोल सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जिसपे मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब जो हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दें, दो चीजें इनके लिए बड़ी डेंजरस है। वो दो चीजें हम ब्रेक से वापस आके क्लास चले हैं, बिल्कुल एक छोटी हम ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे दो अहम चीजें तो आपके सामने रखेंगे। इसाक डार साहब से भी मुताल्लिक बात करेंगे। एक बार फिर से उन्होंने इमरान खान को शौकत खानम के लिए दिए गए फंड्स का ताना दिया, मगर जिस नैब के ऊपर शरीफ खानदान हमेशा ये कहता रहा ये डिक्टेटर की पैदावार है, वो नैब इनकी खिदमत गुजारी गुज़िश्ता 17 सालों तक किस तरह करता रहा, उसकी तफसील भी हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लास साहब डार साहब से तो मुताल्लिक हम बात करेंगे किस तरह से आज फिर उन्होंने ताने दिए, लेकिन दो अहम पॉइंट्स थे जो आप बताना चाह रहे थे, लेकिन हम ब्रेक पर जा चुके थे। ये इस पे बात कर रहे थे हम, इनके मियां नवाज शरीफ साहब पे मेरा ख्याल बात कर रहे थे हम। अब ये चीज़ें सामने आना कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म भी थे और ये दुबई में नौकरी भी कर रहे थे और 10,000 दरहम के करीब इनको तनख्वाह थी। एक ड्रामा आता था पीटीवी में 80s की, उसमें वो दुबई चलो, बड़े लोग हम मुझे मुतासर होते थे कि जो दुबई जाता था वहाँ से वो अमीर बन के आता था और बड़ा माल लेके आता था। सबसे पहले क्या होता था, उसने काली ऐनक लगानी, फिर अरबियों वाला सर पे एक उसने वो पहनना, बड़ा अली जहाज साहब थे वो, बड़े सारे उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें। दुबई चलो तो एक बकायदा फिल्म बन गई थी, पहले टीवी ड्रामा था वो। उसके बाद उसने आना टेप रिकॉर्ड, उन दिन में बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई VCR लेके आ रहा है, कोई घर के लिए टीवी लेके आ रहा है, बड़े ड्रामे थे उसमें। तो मेरा ख्याल हमारे लोग जो है ना यहाँ पे, ये पाकिस्तान के पर्टिकुलरली, हम दुबई से बड़े मुतासर है कि जब तक दुबई नहीं जाएंगे माल नहीं बनेगा, पैसा वहाँ से नहीं आएगा। मुस्बत पहलू यही है कि पाकिस्तान के मजदूरों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए उन्होंने भी वर्क परमिट, मजदूरी करने का वहाँ जो इजाजतनामा है जी बिल्कुल दिया हुआ था। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब, आज वो उनके बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि हम वहाँ पे कोई
कोई बहुत बड़ा बम शेल फेंकेंगे वहाँ पे कोई दस्तावेजात की शक्ल में, और इसको हम कोई बहुत बड़ा दिफा लेके आएंगे। हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से बाय द वे इसको डिनाई नहीं किया गया। वजीर साहब ने एक ने कहा है कि जनाब ये गलत है, मगर ये इजाज़तनामा जो है टू हुम इट मे कंसर्न जो है यूएई गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल दिखाया जा रहा है, स्क्रीन जी, वो दिखाया जा रहा है। ये उनकी तरफ से मौजूद है। इसकी लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ना तो इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, दूसरा एज प्राइम मिनिस्टर जो है एक शर्मनाक बात तो वैसे है ही है कि इन्होंने कामा लिया हुआ था, मगर लीगली ये है कि दो नौकरियां आप कर नहीं सकते, या प्राइम मिनिस्टरशिप कर लें या दुबई में मजदूरी कर लें। आमिर साहब ये स्कैंडल ये है, अगर ये चीज़ें ठीक हैं जैसे कि GAT की रिपोर्ट में आई है कि एक मुल्क का वजीर आजम होना आपके लिए फ़ख्र की बात नहीं है। 20 करोड़ लोगों पे खुदा ने आपको बादशाह बना दिया है, ये आपके लिए काफ़ी नहीं है। आप एक अदद कंपनी है, उसके बोर्ड के चेयरमैन है, और वो कंपनी पाकिस्तान में भी नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर एक और सॉवरेन कंट्री में है जिसका नाम दुबई या UAE है। जी बिल्कुल। उस कंपनी के तहत आप वहां पे ये वर्क परमिट ले रहे हैं, अकामा या उसको अकामा जो भी कहते हैं, वो लेने के बाद दुबई हुकूमत वहां से NOC जारी कर रही है, सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, और हर महीने आपको 10,000 दरहम आपके बैंक अकाउंट या आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये दुनिया में कभी हो सकता है? मतलब इतना मिसाल दे ही दें, दुनिया में कोई वज़ीर आज़म पता नहीं कोई होगा, निकला है शायद, You never know। जो शाम की नौकरी किसी और जगह करते थे जाके, इसीलिए अब पता चलता है। आसिफ जरदारी साहब को तो सुनते थे दुबई बहुत रहते हैं, अब इनका दुबई जाने का वो जो है तनख्वाह तो आ रही है वहां से आ रही है। और हिल मेटल कंपनी से $1 मिलियन जो है इस कंपनी में ट्रांसफर के उसकी रसीद भी मौजूद है। हाँ, मैं एक बात बताऊं, ये पनामा कंपनी ये जो था ना, अगर मुझसे पूछें वो ठीक है, फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये चीज़ें अगर ठीक हैं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए दुबई में नौकरी कर रहे थे, मुलाजमत कर रहे थे, और 10,000 ये दरहम ले रहे थे, ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा स्कैंडल है। लीव अलोन पाकिस्तान, ये तारीख में याद रखा जाएगा। वो जो है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो बुक होती है, उस बुक में लिखा जाएगा कि दुनिया का कोई ऐसा वज़ीर आज़म है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड लगेगा कि वहां पे कि दुनिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो अपने मुल्क का वज़ीर आज़म ही हो और किसी और मुल्क में वो नौकरी भी करता हो और तनख्वाह भी लेता हो यहाँ से, और ये चीजें डिक्लेयर इन्होंने अपने एसेट्स में नहीं की हुई। छोड़ दें, भूल जाए पनामा, नो पनामा, ऑफशोर कंपनी, बला बला, वो चीजें बहुत पीछे चली गई हैं। ये हमारे लिए लॉफिंग स्टॉक से भी कोई बड़ी चीज है कि नवाज शरीफ साहब, और किसी ने इनको मशवरा नहीं दिया कि आप सर क्या कर रहे हैं, आप इसको मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं मजाक उड़ा रहा हूं, खिलाफत रास्ता की जो है वो पैरवी की है, और जिस तरह औरंगजेब के मुतालिक सुनता है कि वो अपनी टोपियां सीता था और वो जो करता था, तो ये दूसरी नौकरी कर रहे थे। आपको क्या मसला है? आपने खिलाफत रास्ता की बात की, दो नौकरियां कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। बहुत सारे क्रिश्चियंस ने, हमारे भाइयों ने हमें अप्रोच किया है, मैसेजेस किए हैं। बात आपने याद दिला दी कि कल बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने जो जीसस क्राइस्ट का उनके साथ मुवाजना करते हुए उन्होंने जूडस की मिसाल दी। इनको सेंसिटिविटीज का पता नहीं है कि किसी रिलीजन की सेंसिटिविटीज को इस तरह मत छेड़ा करें बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, जैसे हमारी अपनी ये रिलीजियस सेंसिटिविटीज है, हम नहीं बर्दाश्त करते कि किसी को हमारी जो नेक हस्ते हैं उनके किसी के साथ कंपैरिजन किया जाए। ऐसे अगर हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे पारसी हैं, हमारे क्रिश्चियंस हैं या सिख हैं, उनके जो होली उनके लोग हैं, अगर उनके आप इस तरह के बैठ के कंपैरिजन करेंगे, वो मैं आज देख रहा था किसी ने उसकी FIR मुकदमा दर्ज करने के लिए भी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे दिए। उन्होंने बैठ के कल जीसस और जूडास का उसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। बाय द वे जी। आप तो आमिर साहब इन चीजों को बेहतर जानते हैं, जीसस की और ये जूडास का जो उनका बेट्रेयल की चीजें वो बताते हैं, या उसमें डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट उस पे कंट्रोवर्सीज हैं। आपने बैठ के उनको वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब का मियां अजहर के साथ कंपैरिजन करने के लिए अंदाजा फरमाएं कि उन्होंने मतलब मियां अजहर साहब को किसी और से उन्होंने जूडास का उसमें कर दिया, और जो जीसस वाला रोल था वो उन्होंने दूसरी तरफ कर दिया। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब मेहरबानी फरमाएं, या कुछ अर्सा पहले मदरसा खोल रहे थे, याद है आपको, अभी भी खोल रहा है वो उसका इलीगल वो लैंड पे खोल रहे थे अपना, यहाँ पे वो बना रहे थे, एक बहुत बड़ा एक उनका बन रहा था यहीं पे इस कन्वेंशन सेंटर के करीब, उस मदरसे पे कब्जा करके कोई CDA के से पॉलिटिशियन भी है, बैरिस्टर भी हैं, आलम दीन भी हैं, मैं तो टीवी एंकरिंग भी करवाता रहा हूं उनसे। बस अल्लाह का फजल, फिर आप ही हैं। उनको शौक बहुत था, उनको शौक था। बहरहाल कमिंग टू द पॉइंट सर, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब का आया है ना, ये कि वो मसरूफ वहाँ दुबई में मुलाजमत कर रहे थे, ये एक चीज़ ही मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मेरा ख्याल अदालत में बहुत बड़ी एक इतना बड़ा मुश्किल पैदा, अगर ये चीज़ें ठीक हैं और JAT ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीज़ें दी उसमें दी हैं, ये तो बड़ा स्कैंडल है। लीव अलोन छोड़ दें बाकी चीज़ें सर, कि पाकिस्तान का बादशाह होना आपके लिए न छोटी सी चीज़ है। आप कहते हैं दुबई में नौकरी करेंगे,
तो ये आमिर साहब वैसे उस खत में आमिर साहब अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्टेशन ये सब ये सब दी गई है। उसमें सारा है। अभी तक सारा जो केस था पैनामा 1, 2, 3 सीजन के अंदर ये कोशिश की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर को इंसुलेटेड रखें, अलहदा रखें, कहें जी ये जो कुछ भी है खराबियाँ हैं ये बच्चों की हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली आ गया है कि एक तो डिक्लेरेशन नहीं है, दूसरा ये है कि वो एज प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा एक शर्म की बात तो है ही है कि आपने एक वर्क परमिट लिया 2015 तक रहा है, 2006 से लेके 2014 तक वो सारा सिलसिला रहा तनख्वाह लेने का। वो वैलिड जो है ना वर्क परमिट 2015 तक रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे और कामा भी था। और भी दाद दें, लंदन से जो इनको 84 करोड़ रुपए मिल रहे थे, तोहफे ताइफ हुसैन नवाज शरीफ साहब भेज रहे थे कैश की शक्ल में, और आगे ये मरियम को दे रहे थे, मरियम इनको वापस कर रही थी, भाइयों को दे रही, जो भी सर्कल बना हुआ था उन कंपनीज के बारे में भी अब जेट ये कहती है दे वर रनिंग इन लॉसेस। जो लॉसेस में कंपनी चल रही थी वो करोड़ों रुपए नवाज शरीफ साहब को पैसे तोहफे भेज रहे थे। और मुझे दुख होता है इस पे पार्लियामेंट का, पाकिस्तानी पार्लियामेंट खामोश है सर। फिर आप कहते हैं जमहूरियत खतरे में, फिर हमारा लिबरल जो रेंट लिबरल हमने रखे हुए ना, यहाँ पे क्राउड बन गया, जो बेनिफिशरीज एक तरफ बेनिफिशरी एक उस जमहूरियत के, इस तरह की जमहूरियत के बेनिफिशरी बन गए। वो कहते नहीं सवाल ना उठाओ, जमहूरियत बचानी है तो इन लोगों को लूटने दो, नहीं तो आज जवाब करने दो। आज जवाब यही था एहसन इकबाल साहब का, उनके जो सारे के जो जवाब दे रहे थे इन फैक्ट्स का, ये जो 4 चीजें मैंने बताई इसका जवाब ये आ रहा था कि इमरान खान की भी तो ऑफशोर कंपनी है ना। एक जवाब ये आ रहा था कि जी तरक्की बड़ी हो रही है और देखें ये सीपैक बन रहा है इस वजह से हो रहा है, और ये यहूदियों का पैसा क्योंकि बाहर से आ रहा था इमरान खान का। और फाइनली जमहूरी का देखे ना, जमहूरियत जब भी होती है तो ये उसके पीछे ख्वाजा साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फैक्ट्स की कोई बात नहीं कही, कोई बात नहीं फैक्ट्स के ऊपर। ये 4 चीजें बताई हैं जिनमें से रिपीट कर दूं एक भी चीज काफी है मेरी नाकिस राय में इनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। क्लास अब ब्रेक में जरा है, ब्रेक के फिर इसाक डार साहब को डिस्कस करते हैं। और आज जो आलमी साजिश का उन्होंने दावा किया है, रोना नहीं दावा किया है ख्वाजा साद रफीक साहब ने, पहली दफा किया है, वैसे उनका इशारा किस मुल्क की तरफ हो सकता है? जरा वापस आए, जरा इस पे चलिए। आलमी साजिश का जो दावा किया गया है, इशारा किस मुल्क की जानिब हो सकता है, ये तो ब्रेक से वापस आके बताएंगे। लेकिन नैब 17 सालों तक कौन कौन से केसेस में शरीफ खानदान की खिदमत गुजारी भी करता रहा है, उन केसेस के नाम और तमाम डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब, उस आलमी साजिश का दावा जिसका साद रफीक साहब ने किया है, किस मुल्क की जानिब इशारा हो सकता है? ये बड़े अल्लाह के फजल से वैसे तो बड़ा कहते हैं कि हम लूहे के चने हैं, चबाए नहीं जा सकेंगे, लेकिन जब किसी का नाम लेने की बारी है ना तो फिर वो न चबाए भी जाते हैं, हजम भी हो जाते हैं, और डर के मारे नाम नहीं बताते हैं। ये है ये पहले कहते थे पाकिस्तान में जो इदारे 2-4 हैं जो साजिशें कर रहे हैं, हमें पता है कौन कर रहा है, नाम लेने की जरूरत नहीं होती किसी को भी नहीं। इवन दानियाल अजीज साहब वैसे किसी को नहीं माफ करेंगे, उनको भी जरूरत नहीं होती कि आप बता देंगे कौन साजिश कर रहा है, वो नहीं करेंगे। आज भी मसूफ ने वही काम किया, ख्वाजा साद रफीक साहब ने, हमारे दोस्त ने, कि आलमी साजिश है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और इमरान खान अदाकार है। आज ये था, ये पहली दफा, ये पनामा केस में पहली दफा ये कहा गया है। और ये इन्होंने कब कहा है? जब कल जीआईटी की रिपोर्ट आई है। जीआईटी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ये डिपेंड किस पे कर रहे थे? गल्फ स्टील मिल पे कर रहे थे। और वही सब, तो जिस मुल्क ने गल्फ स्टील मिल का इनको वो करके नहीं दी, इनको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन यूई ने दी है, तो ये कह रहे हैं कि जनाब वो क्योंकि कतरियों की वो लड़ाई चल रही है और हमारे तल्लुकात निकले हैं, तो गल्फ वालों ने बदला लिया है। ये उनका हम नाम नहीं, आपने ये गौर किया कि कतरी लेटर जो कह रहे थे कि उसका इंटरव्यू जरूरी करें, वो गायब हो गया, उसका जिक्र ही नहीं है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि गल्फ स्टील मिल दुबई में लगी थी, इनका सारे का सारा केस जो पैसे इन्होंने बनाए ना, जो वहां से वो 12 लाख या 12 जो इनके दरम थे, सारे उस अरबों डॉलर की जो इन्होंने बैठ के प्रॉपर्टीज के सारे नक्शे खींचे थे, वो उस पर डिपेंड कर रहा था। उस पे यूई की हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रांजैक्शन का सबूत ही नहीं है, सारा केस वहीं से कोलैप्स कर गया है, साजिश हो बुनियादी हिल गई ना। आप इनसे पूछा जाए किस मुल्क की तरफ इशारा है, ये किसका कह रहे हैं? क्योंकि सऊदी से भी तल्लुकात वो कतर की वजह से ठीक नहीं है, यूई से भी ठीक नहीं है, ये तो गल्फ के 7 मुमालिक हैं, इनका इशारा जो है, अब ये एक तो बहादुरी फरमाए, खुद बताएं, हम क्या बताएं? हम तो ये बता सकते हैं, कल रिपोर्ट आई है
रिपोर्ट के आने के साथ ये पता चला है कि गल्फ स्टील मिल्स के डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट की बातें कह रहे थे, वो यूएई की हुकूमत ने मुंह पे मारी है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, उन्होंने इनको वेरीफाई नहीं किया डॉक्यूमेंट्स को। लिहाजा अब अगेन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये खुद हिम्मत करें, खुद जुर्रत करें, हम तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यकदम इनको 1 साल बाद गैर मुल्की इनको साजिश कहां से नजर आ गई है। इमरान खान इनका वो एक्टर बन गया है, वो डायरेक्टर वहां बैठे हैं। तो ख्वाजा साद रफीक साहब बहादुर आदमी है, माशाल्लाह सियासी वर्कर हैं, बताया भी आज उन्होंने, बहादुरी बनकर हमें बता दें कि ये कौन है। अब तो बताइए। हमने जो बता देना था कि जनाब कल से जब से यूएई ने इनको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट नहीं दिए, एक काम करें सजा दें यूएई को, अगर यूएई ने की तरफ इशारा है ये दे सकते हैं सजा, बिल्कुल दे सकते हैं। इसाक डार साहब के जो बच्चों ने वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट निकाल लें वहां से, वहां पे उनके बच्चों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है। पाकिस्तानी सियासतदान जो है बहुत सारे इनके अपनी जदादें वहां पे, इन्होंने फ्लैट्स दुबई लीग साहब ने तो रखी थी सामने, वो ले वापस लें। दुबई को सजा देने का इससे तरीका क्या? और अगर वो लोग वापस लेके नहीं आते तो चौधरी निसार अली खान साहब की एफआईए को कहें इन तमाम के खिलाफ जो अरबों डॉलर के हमने जदादें एक्सपोज की थी दुबई में, जो बड़े बड़े नाम थे उनके खिलाफ पर्चे करें, मुकदमे करें और उनकी जदादें वापस लेके आए। आज ही दुबई आपका बैठ जाएगा। डार साहब करें ना जरा, डार साहब के कुछ और भी तो चीजें हैं ना हमारे पास, स्पीड से टाइम थोड़ा रह गया, डार साहब की तरफ आ जाएं। पीएचडी डार साहब पे डार साहब ने आज बड़ी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, आज तो बड़े बदले थे सरकार, उस दिन तो वो आप बड़े बदले सरकार नजर आते हैं, उस दिन तो संभाले नहीं जाते थे। 2-4 चीजें मैं जल्दी से बता दूं इनके बारे में ना। जीएटी ने क्या कहा था, मतलब हंसी आती, कितने बड़े मतलब बैठ कितने बड़े फोरम पे वो चीजों को इंटरप्रिटेशन अपनी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, जीएटी ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सरमायाकारी कर रखी है वहां पे। कहते मेरी सरमायाकारी नहीं, मेरी क्रेडिट है। मुझे ये बताया अगर मैंने किसी जगह, और मेरे पैसे में क्रेडिट का मतलब उस कंपनी ने मेरे पैसे देने हैं, तो हजूर मैं सरमायाकारी करता हूँ, क्या चीज होती है? क्रेडिट में और सरमायाकारी में क्या फर्क है? आपकी कंपनी है, मैं आपकी कंपनी में 50 लाख रुपए लगा दे, तो अब आपने मेरे वो पैसे देने हैं, मैं इसको क्रेडिट कहूँ या सरमायाकारी कहूँ? ये वक्तों यही तो बजट में जगलरी करते हैं, वही चीज यहाँ पे आम आदमी कंफ्यूज हो गया कि यार पता नहीं ये सच कह रहे हैं। मतलब उन्होंने देखें कि क्रेडिट में उन्होंने कहा मेरे गोश्त फॉर्म में क्रेडिट लिखो, अभी ठीक लिखा आपने गोश्त फॉर्म में क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? मेरे आपने पैसे देने, मैंने 50 लाख रुपए आपकी कंपनी में मैंने लगा दिए, लग गए, तो ये मैं इसको क्रेडिट समझ लूं कि आपने मुझे वापस करने हैं, बगैर सूद के करने हैं या प्रॉफिट करने हैं, या मैं उसको सरमायाकारी का नाम दे दूं। तो डार साहब की आज आप वो दाद तो दें कि कैसे उन्होंने क्रेडिट को और सरमायाकारी को एक करके उनके मुंह पे मारा है कि जीएटी झूठ कह रही है। जीएटी तो कह रही है सरमायाकारी क्रेडिट एक ही चीज है हजूर, कि आपने उसके पैसे देने हैं, आपने पैसे डाले हैं उस कंपनी में, उस कंपनी ने आपको पैसे देने। आप ठीक कह रहे हैं आपका क्रेडिट है उनकी तरफ, वो भी ठीक कह रहे हैं कि आपकी सरमायाकारी है उस कंपनी में। सर एक चीज, दूसरा उन्होंने यहाँ पे जो फरमाया है उसमें जीएटी ने वो बड़ी उन्होंने मजे की बात की है। वो ये फरमाते हैं कि चैरिटी, कि मेरे ऊपर चैरिटी पे सवालात उठा दिए हैं जीएटी ने। जनाब जीएटी ने आप पे 2 सवालात उठाए, दोनों आपने कंफर्म किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि जीएटी ने कहा अपनी रिपोर्ट में कि आप जो करोड़ों रुपए की चैरिटी 16 करोड़ की दिखाई है, मोस्टली चैरिटी आपने अपनी ही चैरिटीज को दी है और जिसका कंट्रोल आपके पास है, जो आपने तफसील से बताया है कि कितने बच्चों को दे रहा हूं, कितनी खवातीन को दे रहा हूं और किस किस को पैसे दे रहा हूं। और ये 16 करोड़ की आपने कोई फेवर नहीं की एक्सीलेंसी, आपने 16 करोड़ के अगेंस्ट, अच्छा जो बात जीएटी ने और लिखी थी उस पर इन्होंने कॉमेंट नहीं किया। जीएटी ने कहा कि आपने इन 16 करोड़ के अगेंस्ट वहां उस पर एफबीआर के जाके टैक्स एग्जम्पशन लिए हैं, आपने फायदे लिए हैं, फाइनेंशियल फायदे लिए, टैक्स नहीं दिया वहां पे। आज एफबीआर को ये कह के मैं चैरिटी में दे रहा हूं। वो जो उस तीसरी बात लिखी है जीएटी ने, उस पर भी बात नहीं की आपने कि आपने वहां से क्या फायदे लिए हैं। और चौथा इन्होंने जो बड़ा उसमें जो फरमाया ना हुदैबिया पे, वो बड़े गुस्से में थे कि जी वहां 13 जजेस ने कह दिया, 12 जजेस ने कह दिया। हजूर आप कोर्ट प्रोसीडिंग दोबारा बढ़े, अब झूठ ना बोले डार साहब पूरी कौम के सामने, कि ओपन नहीं हो सकता। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ। अदालत ने इसका हिस्सा बनाया कि जनाब एविडेंस का हिस्सा बनाए, और साथ में कोर्ट ऑर्डर के अंदर ये है कि नैब और एफआईए के पास जो रिपोर्टें हैं उसको एविडेंस का हिस्सा बनाए। जीआईटी को इख्तियार दिया गया था, नैब के पास हुदैबिया है। और सुन लें, जस्टिस खोसा साहब ने क्लियरली प्रोसीडिंग में कहा था, नैब चेयरमैन को डांट कहां पड़ी थी जब नैब चेयरमैन को बार बार ग्रिल किया गया और कहा गया कमर जमान चौधरी को कि आपको शर्म नहीं आती, आप में शर्म नाम की चीज नहीं है। ये अदालत ने कहा। और इसी हुदैबिया पे बात हुई थी कि इन पे इल्जाम लगा था, इल्जाम का फैक्ट है कि इन्होंने हुदैबिया को लाहौर हाई कोर्ट से सेटल करवाया और टेक्निकल ग्राउंड्स पे करवाया, जिस पर जस्टिस खोसा ने सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में कहा कि ये मुझे बताएं, ये टेक्निकल ग्राउंड पे अगर सेटल हो रहा था, इसको बगैर ट्रायल कराए, बगैर इसकी प्रोसिक्यूशन कराए, आपने कैसे कोर्ट ने इसको बैठ के इसको सेटल कर दिया है और अपील नहीं की। अपील नहीं की जनाब। सुप्रीम कोर्ट में डार साहब जो आपका कन्फेशनल स्टेटमेंट है, जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो बहुत बड़ी गिल्ट है, जिसकी वजह से शरीफ फैमिली आपसे नाराज है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब पेश हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अब अगर इतराफी बयान से हट भी जाएं तो ये जीआईटी रिपोर्ट में है कि उसके अंदर जो एविडेंस दिया गया है वो बाकी शवाहिद के साथ मिलता है, कोलैबोरेट करता है। सो लिहाजा आपने कहा ना कि केस खत्म
हो गया हुदैबिया वाला, आपने हाई कोर्ट में खत्म करवाया है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको खत्म नहीं किया। जस्टिस खोसा ने बड़ा तफसील से, हमारे पास बड़ी डिटेल है, कल हुआ तो हम आपको बताएंगे, ये सारे का सारा डिस्कशन होती रही है इसी पे, हुदैबिया पे। अब वो फरमा रहे हैं ये वो झूठ है, सिलेक्टिव झूठ है आमिर साहब, जो हम बोलते हैं। यही डार साहब थे जो आपको याद होगा फजिंग के हवाले से मशहूर हुए थे, और पाकिस्तान को $60 मिलियन का IMF ने जुर्माना किया था। $60 मिलियन मीन 6 अरब रुपए का एक झूठ पड़ा था डार साहब का। झूठ क्या था? इन्होंने बैठा के हमारी इकॉनमी के जो फिगर्स है वो उनको इन्फ्लेट करके ज्यादा करके बता दिए थे इन्होंने उसको, IMF को, एक्सपोज हो गए, जो पता चला था कि हमारे कम थे। $60 मिलियन का जुर्माना इनकी वजह से पड़ा हुआ है। सो डार साहब जी जो उसको क्रेडिट और सरमायाकारी के दरमियान कंफ्यूज कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। दूसरा वो जो फरमा रहे हैं जनाब कि हमारे बारे में कहा मैं चैरिटी कर रहा हूं, तो अपनी चैरिटीज को जी तो GAT ने कहा है आपके एक्सेस में है ना। चैरिटी अगर मेरी है, मैं करोड़ों रुपए उसको खुद दे रहा हूं बैठ के, तो मेरी मर्जी है ना मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके अगेंस्ट FBR से आपने टैक्स उसमें एग्जम्पशन ले लिए। और दूसरा तीसरा, आप एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, क्या इस मुल्क में आपने कुछ ऐसे इदारे बना दिए हैं, उनको स्ट्रेंथन कर दिया कि लोगों को चैरिटी के लिए ना जाना पड़े, आपको दरखास्त ना देने। एक और झूठ बताता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मुल्क के अंदर दूसरों से टैक्स कलेक्ट करता है, आपसे हमसे इशू रहता है टैक्स का। 20 साल तक फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए, 1980 से लेके 2000 तक। वो फरमा रहे थे खैर के नैब ने, उनका नैब चेयरमैन ने ढूंढ दिए उनके, खैर सामने आ जाएंगे। और सुनिए जो झूठ बोला है आज, उन्होंने फरमाया कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि जनाब आप जो सवात में इतने बड़े डोनेशन देते हैं किडनीज के लिए, वहां पे हॉस्पिटल बना देते हैं, और शहबाज शरीफ ने पैसे दिए और मैंने दिए और कोई सरकारी पैसा नहीं लगा। एक्सीलेंसी आप जरा पढ़ा करें, कौमी असेंबली में बकायदा डिटेल से बताया गया, मैं कल वो डॉक्यूमेंट भी ले आऊंगा कि सरकारी पैसा भी लगा है। ठीक किया आपने, सवात में बनना चाहिए था किडनी, वहां गरीब लोग हैं उनको होना चाहिए था। झूठ ना बोलेंगे सिर्फ आपने बनवाया है या पंजाब हुकूमत बना, ये लोगों का टैक्स पेयर का पैसा भी उसमें करोड़ रुपए दिए गए, जो कल मैं लेके आऊंगा डिटेल से आपको दिखाऊंगा। सो डार साहब ने आज वहां जिस तरह की चीजें करने की कोशिश की, और इनके कल आपको ना डिटेल के साथ इनके गोशवारे जो है ना 2003 से ऑनवर्ड इनकी जो ग्रोथ हुई है, जिस तरीके की हुई है, वो भी आपसे डिटेल के साथ शेयर करेंगे। सो डार साहब आज अपने उन्होंने वहां पर उस्तादी दिखाने की कोशिश की है। इतना बड़ा झूठ कि 11 जजेस ने सेटल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को तो उठाया है कि इसको क्यों अपील नहीं की गई। उन्होंने पूछा था उससे चेयरमैन नैब से, आप इसको दोबारा हमारे पास चैलेंज करेंगे, उसने कहा मैं नहीं करूंगा। उस पर तो JAT बनाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो हुदैबिया जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो तो किया ही नहीं है। आपने उसको हाई कोर्ट के लेवल पे वही बात है कि अपनी जात के अलावा सबको गजनी समझना कुछ ज्यादा मुनासिब नहीं है। अब आते हैं जरा नैब के किरदार की तरफ। आमिर साहब, नैब पे तनकीद तो बड़ी करती है शरीफ खानदान, केसेस का नाम बताएं, डिटेल्स बताएं, किनमें इनकी खिदमत करता रहा है? बड़ी खौफनाक ये सूरत हाल है इस वक्त नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ACL पे लगा दिया गया है। SCCP वालों को खिलाफ, उनके जो चेयरमैन है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो जेल जा सकते हैं। उसके बाद ये नैब के चेयरमैन जिनका लटका हुआ है फॉर सम रीजन जो है सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक उसका टेकअप नहीं कर सकी। जुडिशियल काउंसिल के अंदर जो है उनकी और उनसे पहले वाले नैब के जो 15-20 सालों की कहानी है वो पता चल रही है कि किस तरह इन्होंने फटाफट रिक किया हुआ है। कि इसके अंदर वो तफसीलात हैं कि जहाँ जो केसेस 20-25 साल से इनके चल रहे हैं, जो रुकवाए हुए हैं, कि JIT को शरीफ खानदान के खिलाफ नैब FIR ने 32 केसों की फहरिस्त मिली है। उसके उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जनाब एक सबसे बड़ा तो नहीं, शरीफ खानदान के खिलाफ 9 केसेस का 18 साल गुजरने के बावजूद फैसला नहीं हो सका। FIA में गैर कानूनी तकर्रियों का 1999 का केस है, गैर कानूनी प्लाटों का 2000 का केस है। उसके बाद हुदैबिया इंजीनियरिंग का जो हम बात करते रहते हैं 2000 का, ये कोई 25-32 केसेस हैं। किसी का फैसला आज तक नहीं, जो किए गए हैं वो बड़े डूबियस अंदाज में किए गए हैं। ठीक आमिर साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला कल हम हाजिर होंगे। तो जैसा क्लास साहब ने कहा 2003 से ऑनवर्ड जो टैक्स गोशवारे हैं डार साहब के, उनकी मुकम्मल डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम में अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।